नमस्कार मित्रों, मैं हूं विनय कुमार। आपका स्वागत है हमारी आज की इस इंग्लिश ट्यूटोरियल क्लास में। पिछले वीडियो में हमने आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़ाए थे, जिसमें सिंपल सेंटेंस के टाइप भी नोट हो गए थे। अब सोच रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और आज मैं शुरू करने वाला हूं आपके सामने बेसिक ट्रांसलेशन की क्लास। अक्सर देखा गया है कि बच्चों को ट्रांसलेशन सीखने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं आपको बिल्कुल देसी तरीके से, बिल्कुल सरल तरीके से सिखाऊंगा कि हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में कैसे बेहतर ढंग से ट्रांसलेट किया जा सकता है। बच्चों, ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले हमें ट्रांसलेशन कंसेप्ट में कुछ चीज़ें पहले समझ लेना चाहिए, ताकि हम आगे उनका आराम से इस्तेमाल कर सकें। जैसे जब भी हम ट्रांसलेशन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले हम देख लेते हैं कि सब्जेक्ट जो है किस तरह से ढूंढा जाएगा। सब्जेक्ट इसको हिंदी में कहते हैं कर्ता। हमें सब्जेक्ट ढूंढना होगा। सब्जेक्ट को किसी सेंटेंस में हम ढूंढेंगे कैसे, मैं अभी उदाहरण से आपको बताता हूँ कि कहीं पर हमें कर्ता अगर ढूंढना है तो खासतौर से हिंदी के वाक्यों में हमें दो प्रश्न करने होते हैं। एक हमारा प्रश्न है कौन, और एक प्रश्न हम लगाते हैं किसने। ठीक है ना। हमें जब ये प्रश्न लगाएंगे कि कौन, तो हमें जो उत्तर मिलेगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर इससे हमें उत्तर नहीं मिलता है तो हम दूसरा क्वेश्चन ट्राई करेंगे। देखते हैं कैसे। वह घर जाता है। मान लीजिए ये वाक्य हमें ट्रांसलेट करना हो कि वह घर जाता है, तो सबसे पहले हमें इसका सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अब मैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन इस पर ट्राई करता हूँ कि वह घर जाता है, कौन घर जाता है, वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसी प्रकार से एक बात और देख लेते हैं कि तुमने गेंद खेली। तुमने गेंद खेली, जैसे ये है। अब इसमें हमें सब्जेक्ट देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो अगर हम इस पर पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं कि तुमने गेंद खेली, कौन गेंद खेली, तो बात की कुछ जमता नहीं है। तो मैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ ट्राई कर रहा हूँ कि तुमने गेंद खेली, किसने गेंद खेली, तुमने। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से हम हिंदी के अन्य वाक्यों में भी देख सकते हैं सब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाएगा। जैसे वह एक लड़का है, मान लीजिए ये वाक्य, ठीक है ना। तो इसमें हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे, कौन एक लड़का है, वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। सब्जेक्ट के बाद में अब हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि हमें ऑब्जेक्ट कैसे हम ढूंढेंगे। किसी सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट की भी जरूरत पड़ती है, वर्ब की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्म। तो कर्म जो है ये हम कैसे पता करेंगे, खासतौर से हिंदी के वाक्यों में। तो यहाँ पर इसके लिए भी हम दो क्वेश्चन नोट करते हैं। कर्म हमें पता करना हो तो प्रश्न होता है क्या, और दूसरा प्रश्न होता है किसको। ठीक है ना। दूसरा प्रश्न होता है किसको। एक बात और यहाँ मैं संकेत में ब्रैकेट में नोट कर रहा हूँ कि पहले प्रश्न से हमें जो उत्तर मिलेगा वो हमारा निर्जीव कर्म होता है। कैसा कर्म होता है, निर्जीव कर्म। और दूसरे प्रश्न का जब हम प्रयोग करेंगे तब हमें कैसा कर्म मिलता है, सजीव कर्म मिलता है। ठीक है ना।
पहले प्रश्न से हमें निर्जीव कर्म पता होगा और दूसरे प्रश्न से सजीव कर्म पता होगा। इनको भी हम वाक्य में ट्राई करके देखते हैं कि कैसे हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। मान लीजिए वह एक पत्र लिखता है, ये सेंटेंस हो हमारे सामने कि वह एक पत्र लिखता है। तो इसमें हमें कर्म ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। तो हम कैसे ढूंढेंगे? पहला प्रश्न इस पे ट्राई करेंगे। वह एक पत्र लिखता है, वह क्या लिखता है? पत्र। ये हमारा कर्म हो गया, है ना। इसी प्रकार से मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, अगर ये वाक्य हो, ठीक है ना, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, इसमें हमें कर्म ढूंढना हो तो क्या से तो इसमें उत्तर नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरा प्रश्न इसमें लगा देंगे कि मैं किसको पढ़ा रहा हूं। आंसर क्या मिल रहा है? तुम्हें। ये हमारा कर्म हो गया। तो बेटे इस प्रकार से हम हिंदी के वाक्यों में कर्म को ढूंढा करते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमें ट्रांसलेशन करने के लिए वर्ब की आवश्यकता होती है और प्रत्येक वाक्य में अनिवार्य रूप से एक सब्जेक्ट और एक वर्ब हुआ करता है। तो वर्ब हम कैसे पता करेंगे? वर्ब मीन्स क्रिया, ठीक। इसको हम कैसे ढूंढेंगे? इसके लिए हमें एक सेंटेंस नोट करना है। हिंदी के वाक्यों में, ये आप नोट कर लेना, हिंदी के वाक्यों में क्रिया, हिंदी के वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में लिखी होती है, ठीक है ना। जब हम वर्ब ढूंढेंगे तो कहाँ पर ध्यान अपना लगाएंगे कि हिंदी के वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में लिखी होती है। इसको भी एग्जाम्पल से लेते हैं, जैसे मैं पतंग उड़ाऊंगा, मैं पतंग उड़ाऊंगा। यहाँ नियम कह रहा है कि हिंदी के वाक्यों में क्रिया सबसे अंत में होती है, तो उड़ाऊंगा मीन्स यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उड़ाना हमारी क्रिया है जो कि वाक्य के सबसे अंत में आई है। इसी प्रकार से वह एक खिलाड़ी है, वह एक खिलाड़ी है। इस वाक्य में अगर हम क्रिया को देखें तो सबसे अंत में आता है, जिसे अंग्रेजी के इज शब्द से लिखा जाता है। तो पहले उदाहरण में भी हम देख रहे हैं कि क्रिया सबसे अंत में आ रही है और बाद वाले में भी हमने देखा कि क्रिया सबसे अंत में आ रही है। इस प्रकार से तीन चीजें तो हमने क्लियर कर ली कि सब्जेक्ट, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है और वर्ब कहाँ पर होती है। अब हम देखेंगे कि इनके अलावा जो और भी शब्द वहाँ कुछ लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं और उन्हें किस प्रकार से समझते हैं। तो बच्चों देखिए कि किसी भी वाक्य में जब हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं, ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं और क्रिया ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जो शब्द बचते हैं उनको कहते हैं शेष शब्द। क्या कहते हैं उनको? शेष शब्द, या इसको अन्य शब्द भी कहा जा सकता है, अन्य शब्द। इसको अंग्रेजी में शॉर्ट में हम लोग OW से नोट करते हैं। कैसे नोट करते हैं? OW से। अगर कहीं पर OW लिखा है तो उसका मतलब होता है कि कर्ता, क्रिया और कर्म के अलावा उस वाक्य में जो अन्य शब्द आए हैं उनकी ओर संकेत हो रहा है। अब हम कुछ वाक्यों में, एक ही वाक्य में
चारों चीजें अलग अलग करके देखेंगे कि कहाँ पर क्या है। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि वह अपने भाई के साथ छत पर बैठा है। ठीक है ना, वह अपने भाई के साथ छत पर बैठा है। एक बात यहां पर और लिख लेते हैं, मैं सुबह पत्र लिखूंगा। ठीक है ना, मैं सुबह पत्र लिखूंगा। ऊपर वाले सेंटेंस में पहले देख लेते हैं कि कहाँ पर सब्जेक्ट है, कहाँ पर क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जब हमें हिंदी के बाद में सब्जेक्ट ढूंढना हो तो सबसे पहले हमें प्रश्न करना चाहिए कौन। तो वह अपने भाई के साथ छत पर बैठा है। कौन बैठा है? वह। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। और इसके बाद में वर्ब हमने बताया कि लास्ट में आती है, तो ये हमारी वर्ब हो जाएगी। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि अपने भाई के साथ एक ये फ्रेज आ रहा है और एक ये फ्रेज आ रहा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन ये OW की तरह हमें यूज करने होंगे। इसी प्रकार से नीचे वाले सेंटेंस में मैं देखता हूं कि ये हमारा सब्जेक्ट हुआ और ये लास्ट में हमारी वर्ब हुई, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। प्रश्न करके भी देख लें कि मैं सुबह पत्र लिखूंगा। सुबह पत्र कौन लिखेगा? मैं। तो ये सब्जेक्ट हुआ। वर्ब मैंने बताया कि लास्ट में आती है, ये वर्ब हो गई। और मैं क्या लिखूंगा? पत्र। क्या से जब उत्तर मिलेगा या किसको से जो उत्तर मिलेगा वो कर्म होता है। अब हमारा ये जो बचा सुबह, इसको हम कहेंगे OW। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन करने के लिए बेसिक लेवल पे हम किस नियम का और किस प्रकार से उपयोग करेंगे। मैं यहाँ आपको उदाहरण के साथ बताने की कोशिश करूंगा। ट्रांसलेशन शुरू करने से पहले थोड़ा वर्ब पर और बात कर लेते हैं कि हमें थोड़ा वर्ब को देखना होता है। वर्ब के वैसे तो 4 प्रकार होते हैं, लेकिन ट्रांसलेशन के आधार पर ट्रांसलेशन के लिए हम वर्ब के 2 पैटर्न मानते हैं। एक जिसमें एक्शन होता है, एक ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन होता है, इसको मेन वर्ब भी कहा जाता है। ठीक है ना। एक्शन का मतलब है किसी वाक्य में आने वाली ऐसी क्रिया जिसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा हो। और हिंदी के वाक्य में जब क्रिया को हम शुद्ध रूप में बोलते हैं तो उसमें ना लगा होता है। ठीक है ना। जैसे ना लगा होता है, जैसे लिखना, पढ़ना, उठना, बैठना, आना, जाना। तो ये जिन क्रियाओं के अंत में ना शब्द लग जाता है वो एक्शन की तरफ इशारा करते हैं। और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, केवल इंफॉर्मेशन होती है, या हम कह सकते हैं कि स्टेट होती है। स्टेट माने स्थिति। ठीक है ना। वहां पर सिर्फ वाक्य में कर्ता की स्थिति दर्शाई जाती है। तो वर्ब के ये 2 टाइप हम ध्यान में रखेंगे और इसी हिसाब से हम ट्रांसलेशन के लिए अभी देखेंगे कि बेसिक लेवल पे हम 2 सूत्र लेकर के चलते हैं और मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जिन लोगों को ट्रांसलेशन के संबंध में कुछ पूछना हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं, उनको रिप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिक ट्रांसलेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 नियम नोट करेंगे। ठीक है ना। 2 नियम ट्रांसलेशन। एक तो S + V + O
प्लस OW, ठीक है ना। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दूसरा हम अप्लाई करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ब। हम ये भी कह सकते हैं कि नियम तो एक ही है, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम सीधा सीधा वहां पर अदर वर्ड का प्रयोग कर लेंगे। यहाँ मैं 2-3 वाक्य आपको दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से, ठीक है ना। वह एक खिलाड़ी, वह एक खिलाड़ी है। बेटा एक और हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो वह शब्द है इसके लिए अलग अलग मीनिंग लगाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर आपको नोट करके बता दूं कि वह जब संकेत हो रहा हो किसी चीज की तरफ तो वहां पर हम लगाते हैं मीनिंग दैट, ठीक है ना। और पुल्लिंग के लिए हम लगाते हैं ही और स्त्रीलिंग के लिए हम लगाते हैं शी। अगर कहीं कोई इशारा कर रहा हो कि वह लड़का, वह लड़की या कोई भी वस्तु या कोई प्राणी हो सकता है, तब हम वह के लिए दैट का प्रयोग करेंगे और शेष परिस्थितियों में पुल्लिंग के लिए ही और स्त्रीलिंग के लिए शी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य लिखा हुआ है, हमारा ट्रांसलेशन का नियम यहाँ अप्लाई करके देखते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसलेशन होती है। तो हमें सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे वह एक खिलाड़ी है। इसमें केवल स्टेट दिखाई गई है, इस वाक्य में कर्ता के द्वारा कोई कार्य नहीं हो रहा है, इसलिए हम दूसरा सूत्र लगाएंगे, दूसरा नियम लगाएंगे। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट चाहिए, कौन एक खिलाड़ी है, वह, तो ये हमारा नंबर 1 हो गया। फिर वर्ब कहाँ है, ये रही। फिर अदर वर्ड में क्या है, एक खिलाड़ी, ये 3 नंबर पे जाएगा। तो अब हम इसकी ट्रांसलेशन कर लेंगे, ही इज ए प्लेयर, है ना। सिंपल बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम और एक सेंटेंस देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट हो गया और ये हमारा एग्जाम्पल 2 है। यहाँ पर वे गेंद फेंकते हैं, वे गेंद फेंकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हमारा वर्ब कहाँ आता है, पीछे। तो हिंदी के वाक्य में वर्ब, तो यहाँ वर्ब होगा फेंकते हैं माने फेंकना। वर्ब का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या होगा, फेंकना। मैंने आपको बताया था कि अगर हिंदी में वर्ब में ना शब्द जुड़ जाएगा ये, तो वो वर्ब एक्शन को दर्शाती है। ऐसी परिस्थिति में हम नियम नंबर 1 लगाएंगे कि अब हम देखते हैं हमारा सब्जेक्ट कहाँ पर है। कौन गेंद फेंकते हैं, वे, ये हमारा नंबर 1 हो गया। उसके बाद में वर्ब हमारा ये हो गया 2। फिर हम ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, क्या फेंकते हैं, गेंद, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद और कोई शब्द बचे नहीं, अन्यथा वो अदर वर्ड के लेवल पे आ जाते हैं। अब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, दे और फेंकते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दे थ्रो, और गेंद के लिए दी बॉल। ओके, ये हमारा सेंटेंस ये भी डन हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये नियम समझ में आ रहे होंगे। और आप लोग हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। अगर आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो उसी टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा और कल मैं ट्रांसलेशन के इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आए। बहुत बहुत धन्यवाद।